नमस्कार। आज हम 12 सितंबर 2025 की कुछ बहुत ज़रूरी और काफ़ी दिलचस्प खबरों के विश्लेषण में उतर रहे हैं। हमारे पास कई अलग अलग विषयों पर जानकारी आई है और हमारा मकसद है इन बिखरी हुई कड़ियों को, आप समझे, जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखना। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? देखिए, हमारे पास एक तो शासन के ढांचे से जुड़ा शक्ति पृथक्करण का मुद्दा है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी सुधारों की जो बात चल रही है वो, भारत में शरणार्थियों की स्थिति और उससे जुड़ी जो गर्मागर्म बहस है, कतर पर जो हमला हुआ उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इंडो पैसिफिक में भारत की नई रणनीतिक परियोजनाएं, दक्षिण चीन सागर में एक छोटा सा द्वीप है ह्वांगयान द्वीप, उसको लेकर तनाव, और आखिर में एक बड़ा ही अनोखा सवाल, क्या गिद्ध हमें महामारियों से बचा सकते हैं? तो हाँ, काफ़ी कुछ है समझने को। तो चलिए इन स्रोतों से सबसे अहम बातें निकालते हैं और देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ी हैं। शुरू करते हैं शासन के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से, शक्ति पृथक्करण। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कोलेजियम प्रणाली बनाम एनजेएसी वाला विवाद और कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर भी इसने ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को फिर से बहस में ला दिया है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना काफी दिलचस्प है कि भारत का मॉडल वो अमेरिका से अलग है। बिल्कुल। अमेरिकी संविधान तो शक्तियों के बिल्कुल एकदम साफ बंटवारे की बात करता है। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने दायरे में। जी, लेकिन भारतीय संविधान वो नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर ज्यादा जोर देता है। मतलब शासन का हर अंग वो दूसरे पर थोड़ी नजर रखता है। अच्छा, जैसे संविधान का अनुच्छेद 50 है जो कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहे, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो शक्ति है न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, यानी वो संसद के बनाए कानूनों की या सरकार के फैसलों की संवैधानिकता जाग सकती है। और इसी न्यायिक समीक्षा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1973 का केशवानंद भारती मामला, जी, जिसने वो आधारभूत संरचना सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी हाँ, संसद संविधान बदल सकती है पर उसके मूल ढांचे को नहीं। लेकिन अभी के माहौल में क्या हो रहा है? एक तरफ तो न्यायपालिका पे आरोप लग रहे हैं न्यायिक अतिक्रमण के, जुडिशियल ओवररीच, कि वो विधायिका या कार्यपालिका के काम में ज्यादा दखल दे रही है। हाँ, ये बात उठती है जब लगता है कि अदालतें शायद नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में जा रही हैं, जो आमतौर पर सरकार का काम माना जाता है। दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि सरकार वो जजों की नियुक्ति की जो कलेजियम प्रणाली है, जिसमें जज ही जजों को चुनते हैं, हाँ, उस पर सरकार सवाल उठा रही थी और उसमें बदलाव भी चाहती थी। एनजेएसी के जरिए कोशिश भी हुई थी। एनजेसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बिल्कुल, ये कहकर कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, और स्वतंत्रता तो मूल ढांचे का हिस्सा है, इनके संतुलन से जुड़ी है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था ना, हाँ, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है। ये नियंत्रण और संतुलन की अहमियत बताता है। इसीलिए देखिए, स्रोत में यूपीएससी का एक सवाल भी उठाया गया है। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल है, चर्चा करें कि क्या भारत शक्तियों के पृथक्करण का पालन करता है या केवल नियंत्रण और संतुलन का? सोचने वाली बात है कि हमारा सिस्टम असल में कैसे काम करता है, और शासन के इस संतुलन का असर वो सीधे नीतियों पर पड़ता है और नीतियां वो सीधे आम आदमी पर। चलिए ऐसी एक नीति से जुड़ी बहस पर चलते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी सुधार। खबरें हैं कि सरकार जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दरों को और तर्कसंगत बनाने पर सोच रही है। हाँ, अभी स्थिति थोड़ी मिली जुली है। जैसे अस्पतालों में जो सेवाएं मिलती हैं वो तो जीएसटी से बाहर है, लेकिन दवाएं हैं, मेडिकल उपकरण हैं, इन सब पर 5% से लेके 18% तक जीएसटी लगता है। हाँ, और कोविड के टाइम पे ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जब पीपीई किट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वैक्सीन, इन जरूरी चीजों पर भी जीएसटी लग रहा था। काफी आलोचना हुई थी कि भाई महामारी के टाइम पर टैक्स क्यों? सही बात है। तो अब जो प्रस्ताव है, सुनने में आ रहा है कि शायद जीवन रक्षक दवाओं को 0 स्लैब में लाया जाए, 0% जीएसटी। अच्छा, इससे तो वो दवाएं सस्ती हो सकती हैं। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट बढ़ाने की बात भी है। और एक चर्चा ये भी है कि निजी अस्पतालों पर भी किसी तरह से जीएसटी लगाया जाए। ओह, लेकिन निजी अस्पतालों पर जीएसटी से तो इलाज महंगा भी हो सकता है।
ये तो मुश्किल संतुलन हुआ। बिल्कुल मुश्किल है, और इसके पीछे की वजह समझना भी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उनके आंकड़े बताते हैं कि 2022 में भारत में लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना पड़ा। कितना? 53% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। 53%? ये तो बहुत ज्यादा है, दुनिया की औसत से कहीं ज्यादा। जी, इसका मतलब है कि लोग इलाज के लिए अपनी बचत खत्म कर रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि लगभग 60% भारतीय इलाज के खर्च के लिए कर्ज लेते हैं। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। इसी संदर्भ में सरकार की जो पहले हैं, जैसे आयुष्मान भारत PMJAY योजना 2018 वाली, हाँ, जो गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देती है, और वो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM जो हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल बना रहा है, जी, इनकी अहमियत और बढ़ जाती है। कोशिश तो यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हों, सब तक पहुंचें। जैसा WHO कहता है, क्या? स्वास्थ्य कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। और स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा एक और पहलू है सुरक्षा और मानवीयता का। अब बात करते हैं भारत में शरणार्थियों की स्थिति पर, खासकर अफगानिस्तान और म्यांमार से आए रोहिंग्या लोगों के संदर्भ में। और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, उस पर जो बहस चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने वो जो 1951 का अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कन्वेंशन है या उसका 1967 का प्रोटोकॉल, उन पर साइन नहीं किया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर दस्तखत नहीं किए भारत ने, लेकिन इसके बावजूद भारत का इतिहास रहा है शरणार्थियों को पनाह देने का। तिब्बत से दलाई लामा और उनके अनुयायी आए। हाँ, श्रीलंका से तमिल शरणार्थी आए, अफगानिस्तान से लोग आए, और हाल के सालों में म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान। इन सबको भारत ने जगह दी है, पर हमारे यहाँ शरणार्थियों के लिए कोई एक अलग से राष्ट्रीय कानून नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे डील करते हैं? ज्यादातर उनका मामला वो विदेशी अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट 1946 है और पासपोर्ट अधिनियम पासपोर्ट एक्ट 1920 उसी के तहत देखा जाता है। और आजकल बहस तेज है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लेकर। जी, ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का रास्ता आसान करता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। हाँ, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है, और इसी बात पर सबसे ज्यादा विवाद है और इसकी संवैधानिकता को चुनौती भी दी गई है। इसके साथ ही वो NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात भी होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थी एजेंसी है UNHCR, उसने भारत से अपील की है कि वो सभी शरणार्थियों के साथ मतलब मानवीय व्यवहार करे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो या वो कहीं से भी आए हों। पर भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ तो मानवीय आधार पर मदद की बात है, दूसरी तरफ इतने सारे लोगों के आने से राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता, समाज पर असर, सीमित संसाधनों पर बोझ, ये सब चिंताएं भी हैं। UNHCR के 2023 के आंकड़े देखें तो भारत में करीब 2.1 लाख शरणार्थी और शरण चाहने वाले लोग थे। अच्छा। इनमें करीब 1 लाख तिब्बती और 95,000 श्रीलंकाई तमिल शामिल हैं। ये वाकई एक बहुत जटिल मानवीय मुद्दा है। एक कवयित्री हैं वार्षण शायर, हाँ, उनकी एक लाइन याद आती है, हाँ, जो शायद शरणार्थियों की बेबसी को सबसे अच्छे से बताती है। कोई भी अपना घर तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि घर शार्क का मुंह न बन जाए। बहुत मार्मिक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोग किन हालातों में अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ चलते हैं, और खासकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े एक ताज़ा घटनाक्रम पर। खबर है कि कतर में एक आतंकी हमला हुआ है। इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाँ, चिंताएं दोहरी हैं। एक तो वहाँ जो लाखों भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा की, और दूसरी भारत की ऊर्जा आपूर्ति की। देखिए, कतर हमारे लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, वो दुनिया का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा कतर से ही लेता है। और दूसरी बात, वहाँ करीब 8.5 लाख भारतीय काम करते हैं, 8.5 लाख, बाप रे, जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं, रेमिटेंसेस। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2017 में क्या हुआ था, जब सऊदी अरब और UAE जैसे पड़ोसी देशों ने कतर की नाकाबंदी कर दी थी। खाड़ी में तनाव बढ़ गया था। हाँ, वो भी एक दौर था। तो ये जो ताज़ा हमला हुआ है, इसका सीधा असर क्या हो सकता है? जाहिर है LNG की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है।
भारत के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि अभी 2024 में ही भारत ने कतर के साथ एक बड़ा समझौता किया है। अच्छा। अगले 20 सालों के लिए हर साल 5.5 मिलियन टन LNG खरीदने का। तो ये बहुत अहम है। बहुत। विदेश मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 55% खाड़ी देशों से आयात करता है। और ऊर्जा के अलावा, जैसा मैंने कहा, वहाँ बसे भारतीयों का मुद्दा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023 में दुनिया भर में बसे भारतीयों ने कुल $125 बिलियन भारत भेजे। $125 बिलियन? जी, और इसमें खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कतर में किसी भी तरह की अस्थिरता, उसका असर इन लोगों की नौकरियों पर, उनके भेजे पैसे पर पड़ सकता है। तो सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? हाँ, कुछ पहले हैं, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना है, जो विदेश में काम करने वाले कुछ कामगारों को बीमा देती है। और भारत और कतर के बीच ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग पर रणनीतिक बातचीत भी होती रहती है। बिल्कुल। और ये घटना हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वो बात याद दिलाती है, ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्ग, ये दोनों भारत की विदेश नीति के बहुत अहम हिस्से हैं। इसी से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है, भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नई रणनीतिक परियोजना को मंजूरी दी है। ये उसी तरह की बड़ी परियोजनाओं की कड़ी में है, जैसे ईरान में चाहबार बंदरगाह का विकास, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INST, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ेगा, और भारत के अंदर वो सागरमाला और भारतमाला परियोजनाएं, बंदरगाहों और सड़कों का नेटवर्क। हाँ, ये जो नई परियोजना है, इसका मकसद बताया जा रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। और इससे क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह, और वो जो हाल ही में घोषित हुआ है IMEC, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जी IMEC, इन बड़े फ्रेमवर्क से भी जोड़ा जा रहा है। जाहिर है इसका एक बड़ा लक्ष्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसे संतुलित करना है और भारत की अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना। और ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब इंडो पैसिफिक? देखिए, विश्व बैंक कहता है कि भारत का करीब 95% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। 95%? हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अनुमान है कि अकेले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सालाना व्यापार ही लगभग $32 ट्रिलियन का है। $32 ट्रिलियन? ये तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन हुआ एक तरह से। बिल्कुल, और भारत के अपने पहले भी इसी दिशा में हैं। जैसे 2015 में सागरमाला परियोजना शुरू हुई, बंदरगाहों को आधुनिक बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए। या फिर 2020 का आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। भारत इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका को लेकर बहुत सक्रिय है। सही कहा। नेपोलियन ने कहा था, भूगोल ही नियति है। इस क्षेत्र का भूगोल ही इसे इतना अहम बना देता है। और इंडो पैसिफिक की बात हो रही है तो दक्षिण चीन सागर के एक खास तनाव वाले बिंदु का जिक्र करना भी जरूरी है। हाल में चीन और फिलीपींस के बीच ह्वांगयान द्वीप, जिसे स्कारब्रो शोल भी कहते हैं, उसको लेकर फिर से झड़प की खबरें आईं। ये द्वीप रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं। हाँ, ये दक्षिण चीन सागर में है और इस पर चीन, फिलीपींस और ताइवान तीनों अपना दावा करते हैं। और ये जिस समुद्री रास्ते पर पड़ता है, वहां से दुनिया का करीब 30% समुद्री व्यापार गुजरता है। 30%? जी। और यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि 2016 में हेग में जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, PCA है, उसने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया था और दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन चीन ने वो फैसला माना नहीं। चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और इसका कोई आर्थिक महत्व भी है, तेल गैस वगैरह। बिल्कुल है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन EIA का अनुमान है कि दक्षिण चीन सागर के नीचे करीब 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, यहाँ से सालाना लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार भी होता है। इसलिए यहाँ जरा से भी गड़बड़ी पूरी दुनिया पर असर डालती है। इस पूरे मामले पर भारत का क्या रुख रहता है? देखिए, भारत का रुख अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के हिसाब से ही है। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कानून, खासकर वो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, UNCLOS 1982, हाँ, जो समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार तय करता है। जी, उसके आधार पर सभी देशों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और हवाई उड़ानों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट का समर्थन करता रहा है। भारत किसी भी एक तरफा कार्रवाई का
या स्थिति को बदलने की कोशिश का विरोध करता है। कहा भी गया है, समुद्रों की स्वतंत्रता वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है। अच्छा, अब तक हमने शासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू राजनीति, इन सब की बात की। अब एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर आते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य का एक अनोखा संगम। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि गिद्ध महामारी रोकने वाले मूक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, पर इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। गिद्ध जो है वो प्रकृति के सबसे बेहतरीन सफाई कर्मी है। स्कैवेंजर्स, उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो सड़ते हुए जानवरों के शवों को खाकर उनमें जो खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जैसे एंथ्रैक्स, बुचुलिज्म, रेबीज के वायरस, इनको वो नष्ट कर देते हैं। अच्छा। इस तरह वो इन बीमारियों को इंसानों तक या दूसरे जानवरों तक फैलने से रोकते हैं। लेकिन हमने तो सुना था कि भारत में गिद्धों की संख्या वो बहुत कम हो गई है। हाँ, ये बहुत दुखद है। 1980s और 90s के दशक में भारत और पूरे दक्षिण एशिया में गिद्धों की आबादी में 90% से भी ज्यादा की गिरावट आई थी। 90% से ज्यादा? क्यों? इसका मुख्य कारण था मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दर्द निवारक दवा, डाइक्लोफेनेक। ओ, डाइक्लोफेनेक। हाँ, जब गिद्ध उन मवेशियों के शव खाते थे जिन्हें मरने से पहले डाइक्लोफेनेक दी गई थी, तो ये दवा गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती थी और उनके गुर्दे फेल हो जाते थे, किडनी फेलियर, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। बाप रे! तो अब क्या स्थिति है? मतलब कुछ किया जा रहा है इनको बचाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार ने डाइक्लोफेनेक के पशु चिकित्सा में इस्तेमाल पर तो प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कुछ और दवाएं भी हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। और गिद्धों की आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए देश में कई जगहों पर गिद्ध प्रजनन केंद्र भी बनाए गए हैं। अच्छा, ब्रीडिंग सेंटर? जी, जहां उन्हें सुरक्षित माहौल में पाला जाता है और फिर जंगल में छोड़ा जाता है। गिद्धों की कमी का क्या कोई और भी असर हुआ था? मतलब डाइक्लोफेनेक के अलावा? हाँ, एक अप्रत्याशित सा असर हुआ। जब गिद्ध कम हो गए तो मरे हुए जानवरों के शवों को खाने के लिए कौन बचा? कौन? आवारा कुत्ते, चूहे, इनकी संख्या बढ़ गई। अच्छा, और कुत्तों की आबादी बढ़ने से मनुष्यों में रेबीज के मामले भी बढ़ गए। अरे हाँ, हमने पहले स्वास्थ्य वाले सेगमेंट में रेबीज से होने वाली मौतों की बात की थी। जी बिल्कुल। द लैंसेट जर्नल की 2021 की रिपोर्ट थी, भारत में हर साल करीब 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। कहीं ना कहीं इसका संबंध गिद्धों की कमी से भी जोड़ा जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक पक्षी की कमी का असर इंसानी स्वास्थ्य पर इतना गहरा पड़ सकता है। भारत में अभी गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं और उनकी स्थिति क्या है? खतरे में है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOFCC के 2020 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 3 वाइड रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है, मतलब विलुप्त होने के कगार पर। ओह, सरकार ने इनके संरक्षण के लिए एक पूरी गिद्ध कार्य योजना वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025 भी लागू की है और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत मतलब सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा दी गई है। तो ये गिद्ध वाला मुद्दा ये दिखाता है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है और जैव विविधता हमारे लिए कितनी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का एक कथन है, जैव विविधता महामारी के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है। ये गिद्धों के मामले में तो बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आज हमने कई अलग अलग दिखने वाले मुद्दों पर बात की, शासन में शक्ति संतुलन से लेकर स्वास्थ्य नीति, शरणार्थी संकट, ऊर्जा सुरक्षा, भू राजनीति और यहां तक कि गिद्ध जैसे पक्षियों की भूमिका तक। लेकिन जैसा हमने देखा, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। शासन की बहस का असर नीतियों पर, नीतियों का असर लोगों के स्वास्थ्य और जेब पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर हमारी ऊर्जा और सुरक्षा पर, और पर्यावरण का स्वास्थ्य वो सीधे हमारे अपने स्वास्थ्य पर। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि हमें इन समस्याओं को अलग अलग खांचों में बांटकर नहीं देखना चाहिए। ये सब एक जटिल सिस्टम के हिस्से हैं, इंटरकनेक्टेड है। शक्ति पृथक्करण की बहस सिर्फ कानूनी अकादमिक नहीं है, उसका असर जमीन पर होता है। कतर में एक घटना भारत के लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकती है और एक पक्षी की कमी से एक बीमारी बढ़ सकती है। सब जुड़ा हुआ है। और यहीं से हमारे लिए एक सोचने वाला सवाल खड़ा होता है जो इन सभी स्रोतों के विश्लेषण से उभरता है।
सवाल ये कि जब हम देखते हैं कि घरेलू नीतियां जैसे स्वास्थ्य पर जीएसटी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे कतर हमला या शरणार्थी संकट और पर्यावरण के मुद्दे जैसे गिद्धों का असर इतने गहरे जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में शासन व्यवस्थाओं को कैसे बदलना होगा ताकि वो इन जटिल, एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों का सामना ज्यादा असरदार तरीके से कर सके। या हमें पॉलिसी बनाने में और ज्यादा समग्र, होलिस्टिक, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी।